हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने आवेश के बारे में बात की थी। आवेश क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कितने प्रकार का होता है और आवेश के गुण क्या हैं। और आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आवेश के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब ये आवेश की किसी भी चालक को आवेशित कैसे किया जा सकता है, तो उस चीज़ को देखेंगे। तो मैं समझता हूँ इससे पहले जो आपने पढ़ा है पहली वीडियो में देखा है, तो वो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो आप उसे दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आवेशन की विधियाँ, किसी चालक को कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, तो ये देखेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और तभी आप जो है समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो देखिए, जैसा भी आपको लगता है वो बताएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, किसी भी चालक को आवेशित कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। ठीक है, हैं तो और इससे भी ज़्यादा, लेकिन यहाँ आपके सिलेबस में 3 ही है, तो इसलिए 3 पे ही बात करेंगे। तो किसी चालक को आवेशित किया जा सकता है 3 विधियों से। नंबर 1 चालन विधि, नंबर 2 घर्षण विधि, नंबर 3 प्रेरण विधि। तो चालन में क्या है? चालन में इसमें इलेक्ट्रॉनों का चालन होता है, चलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो क्या है चालन विधि? यदि किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक से स्पर्श कराएं तो अनावेशित चालक भी उसी प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाता है। यानी कि धनावेशित चालक से स्पर्श कराएं तो धनावेशित होगा, ऋणावेशित कराएं तो ऋणावेशित होगा। अब देखिए, इसे समझते हैं कैसे होगा। मान लीजिए देखिए, इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं हम। पहले एक चालक आवेशित ले लिया, धनावेशित, दूसरा अनावेशित है। ठीक है, दूसरा अनावेशित है जिस पर कोई आवेश नहीं है, तो पहले अलग अलग रखे हैं। अब इनको स्पर्श करा दिया जाता है इसमें। ठीक है, अब स्पर्श करा दिया जाता है तो क्या होगा? स्पर्श कराने पे तो इस पे भी, तो यहाँ पे स्पर्श कराया, अब यहाँ पे स्पर्श कराने से फिर इनको हटा लिया। ठीक है, तो इस पे भी आपका जो है जितना ये आवेश जो है दोनों पे बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें होता है। सही है, इसमें तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इससे आएंगे, और जब तक आएंगे जब तक दोनों पे इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो जाए। अब जो ऋणावेशित चालक है, तो ऋणावेशित चालक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो अब इसमें क्या है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें को जाएंगे तो स्पर्श कराने पर, और इस पे तब तक जाएंगे जब तक दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन का घनत्व या इलेक्ट्रॉन का दाब कह सकते हैं, वो ज़्यादा बराबर नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चित्र से आपको समझ में आ गया होगा। सही है, तो पहले एक आवेशित चालक लिया, फिर अनावेशित लिया, दोनों को अलग है, फिर इनको स्पर्श करा दिया, स्पर्श कराने पे दोनों पे बराबर बराबर आवेश आ गया। यही ऋणावेश के उसमें होता है। तो समझ गए भाई, इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉनों का ही चलन। इस पे इलेक्ट्रॉन कम है तो इस पे से इलेक्ट्रॉन आएंगे ठीक है, और अब इस पे से इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई, इस पे से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और जब तक आएंगे जब तक इस पे बराबर नहीं हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर ना हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी इसमें होगी तो ये भी धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आवेश दोनों का बराबर बराबर बढ़ जाएगा। अब इस पे है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये ग्रहण करेगा। तो जब तक, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, तो जब तक देगा जब तक दोनों पे इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर ना हो जाएंगे, तो इस पे दोनों पे क्या हो जाएगा,
इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, इस पे कमी हो जाएगी। तो कमी से इतनी कमी नहीं होगी कि इसमें इसके मतलब प्लस हो जाए, तो दोनों पे ही माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे अब दूसरी विधि है घर्षण विधि। घर्षण विधि में आपने देखा होगा पहले भी, क्या देखा होगा, देखो जब वस्तुओं को पकड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपने भाई इससे पहले जब बताया था कि बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ा जाता है या कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है। ठीक है, तो दोनों में ही इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, देखिए कांच की छड़ को जब हम, ये कांच की छड़ है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो अब जब रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं। ठीक है, तो रेशम जब इस पे प्रारंभ में तो ये न्यूट्रल ही है ना, दोनों उदासीन है, तो इस पे से कुछ इलेक्ट्रॉन, इनको एनर्जी मिल जाती है रगड़ने से, तो फ्रिक्शन घर्षण होता है ना, घर्षण से हीट पैदा होती है, हीट से एनर्जी मिलती है, अब ऊर्जा मिलती है, इनको ताकत मिलती है। तो अब यहाँ पे अभी एक बात आती है कि दोनों में ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो कांच की छड़ से ही क्यों जाते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें? इसका कारण यह है कि एक इसमें आपने वर्क फंक्शन, वो कार्यफलन पढ़ा होगा। कार्यफलन क्या होता है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों के निकालने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो इसकी जो कार्यफलन है वो ज़्यादा है, वो कम है, इसका ज़्यादा है। तो जैसे ही हम इसको रगड़ते हैं तो ये जल्दी प्राप्त कर लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। ठीक है, समझ में आ गया तो क्यों जाते हैं? तो इसमें कार्यफलन का जो है वो है मैटर है पूरा। तो कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, तो ये कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, और ये इतना ही आवेश इस पर ऋण आवेश आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। इसमें क्या है, एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो दोनों में, अब इसमें उल्टा होता है, क्योंकि इसका बिल्ली की खाल का कार्यफलन कम है और इसका ज़्यादा है, तो ये इस कार्यफलन का मान जल्दी रगड़ने से यहाँ तक पहुँच जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। तो इसलिए बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाते हैं, तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है और बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही जब हम अपने सूखे बालों में वो अपना कंघा रगड़ते हैं, तो देखिए तो वे दोनों भी चार्ज हो जाते हैं, हमारे बाल भी और कंघा भी छोटे छोटे टुकड़ों को उठाने लगता है। तो चूंकि ये घर्षण से पैदा हुआ आवेश है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। घर्षण विद्युत या स्थिर विद्युत तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आवेश जाता नहीं है, इन्हीं पे रहता है। तो समझ में आया बात? तो ये इसलिए इसे घर्षण विद्युत या स्थिर विद्युत भी कहते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? दोनों विधियाँ आपकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चालन विधि में तो स्पर्श कराया जाता है और इसमें रगड़ा जाता है। ठीक है, भाई आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से चालन विधि में स्पर्श किया जाता है, अब जबकि इसमें दोनों ही अनावेशित हैं, उनको रगड़ा जाता है। तो ये दोनों विधि आपको समझ में आ गई होंगी। अब तीसरी विधि देखते हैं। तीसरी विधि क्या है? तो तीसरी विधि है, देखिए, प्रेरण विधि। तीसरी विधि है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि क्या है? इसमें इंडक्शन कहते हैं इसको। तो इसमें ना तो स्पर्श कराया जाता है ना ही रगड़ा जाता है, यानी कि इसमें टच नहीं कराया जाता, जबकि इन दोनों में एक दूसरे से स्पर्श कराया जाता है, इसमें स्पर्श नहीं कराया जाता। ठीक है, दूर से ही पास ला के, बल्कि छुआ नहीं जाता है, बल्कि दूर रखा जाता है। तो इसमें स्पर्श करने से ही, मतलब इसके पास लाने से ही आवेशित हो जाता है। तो जब किसी आवेशित चालक से किसी आवेश रहित चालक को बिना स्पर्श कराए या बिना घर्षण के आवेशित किया जाता है, तो यह विधि क्या कहलाती है? प्रेरण विधि कहलाती है। ठीक है, इसमें याद रखना,
प्रेरण विधि में या इंडक्शन विधि में इसमें टच नहीं कराया जाता, ना तो टच कराया जाता, ना ही घर्षण कराया जाता, रगड़ा जाता है। तो जब किसी आवेशित चालक से किसी आवेशित रहित चालक को बिना स्पर्श कराए या बिना घर्षण के आवेशित किया जाता है तो यह विधि क्या कहलाती है? प्रेरण विधि कहलाती है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, एक है भूसंपर्कित विधि, यानी कि हम इसको भूसंपर्कित कर देते हैं। भूसंपर्कित का मतलब है अर्थ कर देते हैं, अर्थ। तो अर्थ करने से क्या होता है, देखिए पहले एक यहाँ है, पहले कि ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर, किसी से ये छड़ है और इससे हमें इसको आवेशित करना बिना छुए या बिना घर्षण के, ये अनावेशित चालक है। तो पहले दूर दूर रखे हैं। अब क्या है, अब अनावेशित तो ये है, उदासीन तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो इसमें भी हैं भाई, हर पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है। तो जब इसे इसके पास लाते हैं, छुआते नहीं है, तो प्रतिकर्षण के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास आ जाते हैं, इसकी साइड में, और ये प्रोटॉनों को, पॉजिटिव चार्ज को अलग धकेल देता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जो है, तो प्लस आवेश जो है वो दूर चला जाता है और वो इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, इधर आ जाते हैं, इसके पास में अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता है। तो नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या करते हैं हम तीसरे उसमें, अब इसमें क्या है, इसको इसी कंडीशन में इसको हम एक तार से अर्थ कर देते हैं, ज़मीन से जोड़ देते हैं अर्थ लगा के। तो ज़मीन से जोड़ देते हैं, तो ये चूँकि ये प्लस का आवेश जो है दूर है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, तो ये आवेश जो है ये पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं भूसंपर्क विधि या अर्थिंग विधि। तो अब इस पे प्लस आवेश जो उसमें चला गया, अब इसको अर्थ को हटा देते हैं यहाँ से, तो अब सारा का सारा प्लस आवेश चला गया। तो अभी इसको ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि कभी ये भी चला गया, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। तो अब इस पे जो है केवल क्या है, नेगेटिव आवेश है, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, जो इसकी अभी इसी की ओर आकर्षित है। अब इसको भी हटा देते हैं, हटा दिया, तो अब ये जो नेगेटिव आवेश है ये इसके सरफेस पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो इस प्रकार ये आवेशित हो जाता है। सही है। तो अब देखिए, ये तो हुआ भूसंपर्क विधि, और इससे अब दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि देखिए, दूसरी विधि है ये, दूसरी विधि ये है भूसंपर्क के। अब हमें अर्थ भी ना करना पड़े, ऐसा क्या करेंगे, मान लीजिए दो चालक हैं ये, और दोनों चालक अनावेशित हैं, और इनको हम एक दूसरे के पास रखे हैं। ये कुचालक स्टैंड पर रखे हैं, दोनों एक दूसरे के पास हैं। तो इन पर फिलहाल कोई आवेश नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो इन पर हैं। जैसे ही इस पर एक धनावेशित छड़ लाते हैं, धनावेशित छड़, तो क्या होता है, ये इसके नेगेटिव चार्ज को, ऋणात्मक आवेश को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और जो धनात्मक आवेश है उसको प्रतिकर्षित कर देता है, वो दूसरी साइड में चला जाता है। सही है। तो अब इसको अभी यहीं रहने देंगे। तो अब इनको थोड़ा थोड़ा अलग हटाते हैं, थोड़ा सा अलग करते हैं इनको। तो इनको करते हैं हम थोड़ा सा अलग। तो क्या हुआ थोड़ा सा अलग करने पे, देखिए ये अलग करते हैं, तो अब चूंकि इसके और इसको तो आकर्षित करके रखेगा ऋणावेश को, तो इस पर तो ऋणावेश होगा, और इस पर धनावेश, ये ऋण और धनावेश अलग अलग हो गए। अब हम इस चालक को भी हटा लेते हैं, दूर दूर हो गए ये। तो तब क्या होगा, जब इसको हटा लेंगे हम, तो तब ये होगा कि ये जो है इसको आकर्षित करेगा, दोनों पास पास आने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से इनका पुनर्व्यवस्थित होंगे। और अब इनको बिल्कुल अलग हटा दिया जाता है। तो बिल्कुल अलग हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, बिल्कुल अलग हटाने पे ये आपका इस पर तो ऋणात्मक चार्ज है आवेश, इस पर धनात्मक आवेश है, ये एक समान रूप से फैल जाएगा।
तो समझ में आ गई ये भी विधि? समझ में आ गई ना? तो अब देखिए, तो इसे दोबारा देख सकते हैं। तो अब क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। ठीक है, विद्युत आवेश का क्या मात्रक है? कूलाम। और यह एक अदिश राशि है। तो हम एक सूत्र जानते हैं, जब विद्युत धारा आपने 10वीं में पढ़ा होगा, तो Q बराबर IT, आवेश बराबर धारा गुणा समय। तो अब ये धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड। तो अगर कहीं आपको एम्पियर सेकंड लिखा दे जाए तो वो कूलाम को, उसी को कूलाम कहते हैं। क्योंकि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसमें आवेश का मात्रक कूलाम ना दे के ये दे देगा, कहीं कूलाम कहीं नहीं देगा, तो आप घूम जाएंगे फिर। तो इसलिए ये इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। अब यदि इसमें I बराबर 1 एम्पियर तथा T बराबर 1 सेकेंड, तो इन दोनों में 1 गुणा 1 बराबर 1 होगा, तो आवेश बराबर होगा 1 कूलाम। तो 1 कूलाम की आवेश की परिभाषा पूछ लेता है कभी कभी। तो अतः यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित आवेश 1 कूलाम होगा। ठीक है भाई, आसान है। एक एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है तो उसमें प्रवाहित आवेश कितना होगा? 1 कूलाम। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो इसलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम आपकी लिए हमारा ये कमिटमेंट है, तो हम अपने कमिटमेंट निभाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।